नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज में हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वीडन दौरा। भारत और स्वीडन इस संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर जताई सहमति। संयुक्त कार्य योजना 2026 से 2030 को भी स्वीकृति। नॉर्वे की ऐतिहासिक यात्रा पर आज ओस्लो पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नॉर्वे यात्रा। भारत नॉर्डिक समिट और द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे पीएम मोदी। वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रक्षा मंत्री। रणनीतिक सैन्य सहयोग और रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर होगा फोकस। कांग्रेस नेता वीडी सतीसन के हाथ में आई केरलम की बागडोर। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में यूडीएफ सरकार में 20 मंत्रियों ने भी ली शपथ। और ईंधन बचाने की दिशा में डीएमआरसी की बड़ी पहल। आज से हर सोमवार 6 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन। दिल्ली पुलिस ने भी कहा, जरूरी होने पर ही इस्तेमाल करें सरकारी गाड़ी। सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा से जुड़ी हुई, जहां भारत और स्वीडन के संबंधों को नए पंख लगे हैं। दोनों देशों ने अपने रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया है। क्या कुछ खास रहा प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान, ये स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आइए आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लिया। पीएम और स्वीडन के उनके समकक्ष उल्फ क्रिस्टरसन की वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति बनी। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ साझा वक्तव्य में पीएम ने मजबूत साझेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे। पीएम ने लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और मानव केंद्रित विकास को द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव बताया। कहा कि आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसे लोकतंत्रों के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। स्वीडन के पीएम ने अंतरिक्ष विज्ञान, नवाचार, उभरती तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा। The decisive conclusion of the India-EU free trade agreement is largely due to the foresight, the determination and the personal leadership of Prime Minister Modi and President von der Leyen. Thank you both very, very much. यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि भारत EU FTA से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और सहयोग के नए द्वार खुलेंगे। पीएम ने यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री सम्मेलन को भी संबोधित किया। यूरोप के प्रमुख इंडस्ट्री लीडरों को संबोधित करते हुए पीएम ने भारत में तेजी से हो रहे सुधारों की चर्चा की। पीएम ने मजबूत भारत यूरोप आर्थिक साझेदारी पर बल दिया।
आज के विश्व में जहां अनिश्चितता है, सप्लाई चेन्स दबाव में है, टेक्नोलॉजी में कंपटीशन बढ़ रहा है, ऊर्जा सुरक्षा और क्लाइमेट एक्शन दोनों को चुनौती दी जा रही है। ऐसे समय में भारत और यूरोप मिलकर स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। पीएम ने स्वीडन की दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों से भी मुलाकात की। स्वीडन में पीएम का अभिनंदन भी बेहद भव्य हुआ। गोथेनबर्ग में पीएम की एक झलक पाने के लिए भारी जनसमूह उमड़ आया। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत स्वीडन के बीच उपहारों का आदान प्रदान भी काफी दिलचस्प रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने रविंद्रनाथ टैगोर की 2 हस्तलिखित सूक्तियों की प्रति भेंट की है। इन सूक्तियों को प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भाव विभोर हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के 2 हस्तलिखित सूक्तियों की प्रतियां प्राप्त करके मैं अत्यंत भाव विभोर हूं। इस विचारशील भाव के लिए मैं स्वीडन की सरकार और वहां की जनता का आभारी हूं, जो हमारे राष्ट्र के बीच अटूट सांस्कृतिक बंधनों को दर्शाता है। गुरुदेव टैगोर के शब्द पीढ़ियों और भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों के मन को प्रकाशित करते रहते हैं। मानव गरिमा, ज्ञान और बंधुत्व के प्रति उनका दृष्टिकोण शाश्वत है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री को जो उपहार दिए वो भी बेहद खास है। पीएम ने उन्हें शांति निकेतन मैसेंजर बैग, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि और मणिपुर की लोकतक चाय के साथ ही लद्दाख का बना मफलर भेंट किया। पीएम मोदी ने स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया को गोंड पेंटिंग और एक पुस्तक भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन ने अपने प्रतिष्ठित शाही सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को अब तक मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की संख्या 31 पहुंच गई है। 1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान ऐसे समय मिला है जब भारत यूरोप समेत दुनिया के प्रमुख शक्ति केंद्रों के साथ अपने संबंधों को नई मजबूती दे रहा है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने थे। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदार की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजरायल और फिलिस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजरायल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया के अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका के मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुयाना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है।
प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रही ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकार्यता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो चार स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाली शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को मिले स्वीडन के प्रतिष्ठित सम्मान दिए जाने पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वीडन द्वारा रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई। ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह प्रतिष्ठित सम्मान आपके दूरदर्शी नेतृत्व और भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। यह प्रत्येक भारतीय के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है और इससे हमारे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और भी अधिक सुदृढ़ होगी। अब बात करते हैं नॉर्वे की। स्वीडन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के लिए रवाना होंगे और आज ही ओस्लो पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की यह पहली यात्रा होगी। पिछले 43 वर्ष में नॉर्वे की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यात्रा के दौरान पीएम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के सम्राट हैराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से भी भेंट करेंगे। पीएम मोदी का नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्डिक व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान भारत नॉर्डिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी, साथ ही समुद्री अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए संबंधों को और मजबूत करने के बारे में बातचीत होने की संभावना है। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल आयोजित होगा। पीएम मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोरे, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओपो, आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टून फ्रॉस्टीडोटर और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्नर भी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन प्रौद्योगिकी और नवाचार, हरित परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा, स्थिरता, समुद्री अर्थव्यवस्था, रक्षा, अंतरिक्ष और आर्कटिक क्षेत्र में भारत साथ ही नॉर्डिक देशों के बीच संबंधों को अधिक रणनीतिक स्वरूप प्रदान करेगा। करीब 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नॉर्वे यात्रा है। इस दौरान वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और इससे दोनों देशों के संबंधों में क्या बदलाव आएगा, इसे लेकर डीडी न्यूज संवाददाता अखिलेश सुमन ने बात की है नॉर्वे संसद के सदस्य हिमांशु गुलाटी से। पूरी दुनिया में बसे भारतवंशियों के बारे में अगर सोचा जाए तो उसमें हिमांशु गुलाटी का नाम ऊपर के 10-15 लोगों में जरूर आएगा। हिमांशु गुलाटी नॉर्वे की संसद के सदस्य हैं और नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं। हिमांशु जी, आप नॉर्वे की संसद के सदस्य हैं। एक भारतीय होने के नाते भारत में आपके परिवार का जन्म हुआ होगा उनका, लेकिन आप तो यहीं पले बसे हैं, तो आप कैसे भारत के बारे में सोचते हैं यहाँ से? मैं तो बहुत ही गर्व से कहता हूँ कि मेरे माँ बाप भारत में पैदा हुए हैं, भारत से यहाँ नॉर्वे यूरोप में आए, और हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमारे देश नॉर्वे में आ रहे हैं। भारतवंशियों के बारे में अगर पूछे नॉर्वे में रहने वाले, तो उनका किस तरीके का योगदान है नॉर्वे के पूरे विकास में? देखो, जितने भी दूसरे देशों के लोग रहते हैं नॉर्वे में, उसमें से भारतीयों का शायद सबसे ज़्यादा योगदान है यहाँ की इकोनॉमी में, यहाँ के वर्कफोर्स में। तो हम तो बहुत ही गर्व के साथ कहते हैं कि भारतीय लोगों जो हैं यहाँ पे, वो नॉर्वे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने से, इस बार आने से क्या फ़र्क पड़ेगा भारत नॉर्वे संबंधों में? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि एक तो फ्री ट्रेड डील भी साइन हुई है नॉर्वे, एफ्टा, EU कंट्रीज और भारत के बीच में, और हमने तो कमिटमेंट दी है कि इन देशों से भारत में $100 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा अगले 15 साल में। तो एक तो ये ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ ये बात कि वो यहाँ आ रहे हैं, वो इज़्ज़त दिखाना, वो सम्मान दिखाना, वो पर्सनल रिलेशनशिप बनाना एक देश के साथ, वो सिंबॉलिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो इस देश से जितना असर नॉर्वे और भारत के संबंध में होगा, वो तो शायद सालों तक नहीं होगा। अच्छा, यहाँ भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी हो रहा है,
उसका क्या असर रहेगा, कैसा रहेगा प्रभाव? ये बात कि 5 देशों के प्रधानमंत्री नॉर्वे आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए, अपने आप में ही एक एग्जाम्पल है कि यहाँ के इस देश में और यहाँ के आसपास के देशों में कितना ज़रूरी माना जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी का आना भी और भारत से अच्छे संबंध रखना भी। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी, पूरे रीजन में, पूरे नॉर्दर्न यूरोप में सब लोग बहुत ही एक्साइटमेंट से इस विज़िट को देख रहे हैं। तो ये है हिमांशु गुलाटी, नॉर्वे की संसद के सदस्य, और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से यहाँ के लोगों में उत्साह है और इससे भारत नॉर्वे संबंध और भारत नॉर्डिक संबंधों में भी एक नया उछाल आएगा। कैमरा पर्सन लोकनाथ और अंकुर के साथ नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से टीडी न्यूज़ के लिए मैं अखिलेश सुमन। और नॉर्वे ओस्लो से ही हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। आइए सीधा रुख करते हैं अखिलेश का और जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नॉर्वे विजिट कितनी महत्वपूर्ण है। अखिलेश, बात की जाए अगर नॉर्वे की, तो बेहद ही यूरोप का छोटा देश लेकिन बहुत बड़ा खजाना है इसके पास, और खजाना ऐसा कि बेहद ही अमीर देशों में शुमार है और साथ ही अगर खुशहाली में भी माना जाए तो दुनिया के 6ठे नंबर पर आता है। प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली क्योंकि 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहा है। ऐसे में ग्रीन इकोनॉमी से लेकर अगर बात करी जाए ग्रीन टेक तक, किस तरीके से नॉर्वे इस समय आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कैसे भारत इन अपार संभावनाओं का फायदा उठा सकता है? देखिए भावना, बहुत आपने अच्छी बात कही कि नॉर्वे के लोग काफ़ी खुशहाल हैं और हमने भी यहाँ देखा हर व्यक्ति के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। तो एक तो हम यह भी सीख सकते हैं कि कैसे नॉर्वे के लोग इतना खुश रहते हैं, खुशी का इजहार करते हैं और लोगों से बातचीत करने में भी एक आत्मीयता दिखती है। 15 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर यहाँ घनत्व है, जनसंख्या घनत्व हमारे यहाँ, जबकि 450 से 500 लोग प्रति किलोमीटर रहते हैं, वर्ग किलोमीटर। तो निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट्री व्यवस्था मान सकते हैं कि हमारे यहाँ टैलेंट है और नॉर्वे के यहाँ टेक्नोलॉजी है, हमारे यहाँ काम करने को हाथ है और नॉर्वे के पास जो है काम करने लायक बनाने के लिए जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो पूंजी होती है, वह देने की क्षमता है। नॉर्वे के पास तकरीबन 1.8 ट्रिलियन डॉलर का एक सॉवरेन वेल्थ फंड इसे कहते हैं, पेंशन फंड भी इसे कहा जाता है, वो है जो दुनिया में वो कहीं भी निवेश कर सकते हैं। और भारत चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है, निवेश की वहाँ अपार संभावनाएं हैं, तो ऐसे में नॉर्वे वहाँ निश्चित तौर पे अपना निवेश करने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने अभी तक जो कमिटमेंट किया है कि 28 बिलियन डॉलर भारत में निवेश करने का उन्होंने कमिटमेंट ऑलरेडी कर दिया है। तो नॉर्वे के पास ग्रीन टेक्नोलॉजी है, नॉर्वे के पास ग्रीन शिपिंग की टेक्नोलॉजी है। ग्रीन शिपिंग मतलब पानी में जो चलने वाले जहाज हैं उनसे किसी तरह के का प्रदूषण न फैले। और भारत चूंकि एक ब्लू इकोनॉमी में, जो मैरीटाइम इकोनॉमी है, जो समुद्री अर्थव्यवस्था है, उसमें भारत लंबी छलांग लगाना चाहता है। कई जहाज हमारे यहाँ सैकड़ों की संख्या में जहाज बनाए जाएंगे क्योंकि हमारी जो समुद्री सीमा है बहुत बड़ी है। तो वैसे में भी जो है खास करके नॉर्वे का जो संबंध है भारत और नॉर्वे का काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और नॉर्वे के पास एक ऐसी स्थिति है कि नॉर्वे के लोग जो है वो भारत के संस्कृति में, भारत के लोगों में, और जैसा कि अभी जो सांसद महोदय बोल रहे थे कि नॉर्वे में जो भारतीय रहते हैं उनकी पहचान एक बहुत ही अच्छा काम करने वाले, विदाउट न्यूसेंस, और नॉर्वे की अर्थव्यवस्था और वहाँ के काम में भारतीय जो दुनिया भर के जितने रेस हैं या दुनिया भर के, यही कारण है कि नॉर्वे की जो नॉर्वेजियन कंपनीज हैं अखिलेश भारत में, वो लगातार अपना सक्रियता बढ़ाती जा रही है और साथ ही साथ जो भारतीय कंपनियां नॉर्वे में स्टैब्लिश्ड है उनका भी कहीं ना कहीं एक वर्चस्व कायम है। लेकिन अखिलेश, जिस तरीके से इस समय नॉर्वे के पास एक नेचुरल रिसोर्स है जिसका फायदा भारत उठा सकता है, और उस स्थिति में, भू राजनीतिक स्थिति में, वैश्विक परिदृश्य की स्थिति में, जिस समय इसमें पश्चिम एशिया संकट पर इस समय तेल और ऊर्जा का संकट गहराया हुआ है, ऐसे में हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तेल का संकट बढ़ रहा है। ऐसे में नॉर्वे से हम किस तरीके से इस नेचुरल रिसोर्स का फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा भावना, क्योंकि नॉर्वे के पास देखिए जो तेल और गैस के भंडार हैं, नॉर्वे से हमारा एलपीजी आता भी है, एलएनजी आता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सारे हमारे आते हैं। लेकिन जो नॉर्वे के पास वो जो
तेल शोधन करने की क्षमता उतनी नहीं विकसित की है नॉर्वे में ने, तो वो तेल शोधन भी हम नॉर्वे के क्रूड ऑयल का कर सकते हैं। उसके अलावा वहां से बड़े पैमाने पे हमारा आयात बढ़ सकता है और एक शांतिपूर्ण इलाका है, उस शांतिपूर्ण इलाके से हमारे वो जहाज सारे आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान एनर्जी सिक्योरिटी पे नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ महत्वपूर्ण वार्ता होगी। उसके अलावा देखिए आर्कटिक एक बड़ा क्षेत्र है, आर्कटिक में भी काफी रिसोर्सेज है और आर्कटिक में नॉर्वे के जो आर्कटिक का हिस्सा है उस आर्कटिक में हमारा एक परमानेंट रिसर्च सेंटर नॉर्वे ने बनाया है और वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि आर्कटिक के संसाधनों का किस तरीके से उपयोग हो ताकि क्लाइमेट चेंज ना हो, लेकिन वहाँ के संसाधनों का अध्ययन हो, वहाँ के संसाधनों का एक अच्छा इस तरीके से हो कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हम 2047 तक विकसित भारत बनने का एक लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारत की हर संस्था उसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है, तो इसमें नॉर्वे का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और नॉर्वे के अलावा नॉर्डिक देशों का भी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए 43 वर्ष के बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा हो रही है नॉर्वे की, तो इसे माना जा सकता है कि यह एक मील का पत्थर है और नॉर्वे के लोगों में इस बात का भरोसा बना है कि भारत में निवेश करना, भारत के लोगों की जो यहाँ तस्वीर है एक बहुत ही अच्छे काम करने वाले लोगों की तस्वीर है, तो ऐसे में नॉर्वे और भारत के बीच के संबंधों में एक बहुत महत्वपूर्ण उछाल आएगा, खास करके उस समय जब दुनिया के कई इलाके जो हैं वो संघर्ष युद्ध में से पीड़ित है। उसके अलावा अमेरिका का एक टैरिफ वार, इसके साथ में एक और सवाल अखिलेश आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर हम ट्रेड और व्यापार की बात की जाए, जिस तरीके से यूरोप के साथ हमारी मदर ऑफ ऑल डील्स हुआ है उसमें नॉर्वे भी शामिल है, उसमें एफ्टा टेपा को आगे ले जाना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन और जिन क्षेत्रों को लेकर हम बात कर रहे हैं नॉर्डिक देशों के साथ, उन अवसरों को के साथ उनको आगे लेके जाना और उनको उन दिशा में, उन संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में ये जो एफ्टे और टेपा है उसको आगे कैसे लेकर जाएगा भारत के प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँचे तो इसका जायजा भी लेंगे और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसकी भी समीक्षा होगी। निश्चित तौर पे देखिए दो तरह के एग्रीमेंट हुए हैं यूरोप के देशों के साथ, एक तो इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जिसको कि मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है, लेकिन उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पहले नॉर्वे सहित जो एफ्टा है उसके साथ एक अलग से डील हुआ है क्योंकि एफ्टा के सभी देश अभी यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं हैं, तो निश्चित तौर पे दो जो एग्रीमेंट हुए हैं दोनों एग्रीमेंट के बीच में यही लगता है कि यूरोप के देशों में, चाहे वो नॉर्दर्न यूरोप हो, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप हो, सेंट्रल यूरोप हो, सब में भारत के प्रति एक आकर्षण बढ़ा है और खास करके इसलिए कि भारत एक सतत लोकतंत्र है, स्टेबल डेमोक्रेसी है, भारत में प्रेडिक्टेबिलिटी है कि हाँ यहाँ का बाजार किस तरीके से होगा, एक फ्लेक्सिबिलिटी है और उसके अलावा ईज ऑफ बिजनेस देने की कोशिश लगातार भारत कर रहा है। तो इन सारी चीजों ने यूरोप का आकर्षण बढ़ाया है और भारत ने जिस तरीके से विश्व पटल पे अभी अपनी पहचान बनाई है, एक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का, जबकि बड़ी जनसंख्या है लेकिन लगातार यहाँ के लोग काम करना चाहते हैं, लगातार यहाँ के लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भारत की तरफ से न्यूसेंस नहीं फैलाया जाता। दुनिया में जहाँ भी भारतवंशी जाते हैं वहाँ के विकास में योगदान करते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर यूरोप में, क्योंकि यूरोप आमतौर पर ये माना जाता है कि यूरोपियन यूनियन के बनने के बाद और ये नॉर्डिक देशों का अपना अपनी जो संस्कृति रही, इन सारी संस्कृतियों में एक स्टेबल डेमोक्रेसी के प्रति और एक शांति को समर्थन करने वाले देश के प्रति एक आकर्षण है, बिजनेस के लिए उनको जरूरत है ऐसे देश की, और इस मामले में भारत एक सबसे महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरा है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि चाहे वो FTA हो, इंडिया EU या एफ्टा हो, टेपा हो, ये दोनों का जो लक्ष्य यही है कि भारत के साथ एक संबंध, ऐसा व्यापारिक संबंध बनाया जाए ताकि वो सिर्फ व्यापार का नहीं बने बल्कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट को भी बढ़ावा दे। तो क्योंकि माइग्रेशन का भी इशू है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, भारत के लोग चाहते हैं दुनिया में हर जगह जाकर काम करना, योगदान करना, उनके विकास में अपने टैलेंट का उपयोग करना, और ऐसे में इन देशों के अंदर भारत के प्रति आकर्षण काफी है जो नॉर्वे में भी देखने को मिला। और नॉर्वे के लोग जो है, नॉर्वे में के लोग जो है भारतीयों के साथ जब यहाँ काम करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किस तरीके से भारत के लोग जो है वो अनुशासित रहकर काम में विश्वास करते हैं, और इस सब का एक प्रभाव पड़ा है कि भारत के साथ लोग
आकर, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिलेश, चाहते हैं आप कि हमारे प्रवासी साथ जुड़े भारतीय जो रहिए है, क्योंकि अब बस कुछ ही पलों का इंतजार रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्वीडन की सफल यात्रा करके नॉर्वे के लिए रवाना होने वाले हैं। आज का दिन प्रधानमंत्री के लिए बेहद ही व्यस्त रहने वाला है। अखिलेश से हम ब्रेक से आने के बाद भी नॉर्वे का ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना खास है, ये जानने की और कोशिश करेंगे, लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने ब्रेक से जाने से पहले बोला कि स्वीडन की सफल यात्रा के बाद कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नॉर्वे के लिए रवाना होने वाले हैं। वो तस्वीरें भी हम आप तक साझा करेंगे, लेकिन यहाँ हमारे साथ नॉर्वे से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन लगातार तमाम नई अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश के पास एक बार फिर रुक करेंगे। अखिलेश, यहाँ मैं पूछना चाहूंगी, आज का दिन प्रधानमंत्री का नॉर्वे में बड़ा व्यस्त रहने वाला है, किस तरीके की तैयारियां नॉर्वे में की गई है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए? देखिए 9:25 यहाँ जो स्थानीय समय है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री स्वीडन से नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में उतरेंगे। हवाई अड्डे पे ही उनका एक स्वागत करने का कार्यक्रम है। उसके बाद जब यहाँ आएंगे होटल में तो बड़ी संख्या में, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में भारत के लोग, भारतवंशी जो यहाँ नॉर्वे में रहते हैं, बड़ी संख्या में सुबह से ही, मैं बताऊँ आपको भावना कि तकरीबन 6 बजे सुबह से ही यहाँ लोग पहुँचना शुरू कर दिए थे। और कई लोगों ने संगीत की तैयारियाँ अपने अपने हिसाब से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कविता सुनाना, इन सारी तरह की व्यवस्थाएं, बड़ी संख्या में बच्चे हैं यहाँ, बूढ़े लोग, कुछ सीनियर सिटीजन हैं, वो सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। और मुझे लगता है कि नॉर्वे के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक झलक लेने के साथ साथ कुछ बात करने की भी आकांक्षा है। और इस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो एक पूरी तरह से एक व्यक्तित्व है जिसमें कि वो मानते हैं कि प्रवासी भारतीय जो है जहाँ भी है वो भारत के एम्बेसडर है, भारत के राजदूत है, ऑफिशियल हमारे राजदूत है। लेकिन ये जो जनता के बीच में जो भारत की छवि बनाते हैं, और ये जो अपने दफ्तरों में, अपने सरकार के अंदर काम करके, निजी संस्थाओं में, निजी बिजनेस क्षेत्र में जो परिचय, अपना पहचान बनाते हैं, वो भारत की परिचय होती है, भारत का पहचान होता है। और इस मायने में मुझे लगता है कि प्रवासी भारतीय अभी यहाँ आएंगे, उनका स्वागत होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ मिलने का, शिखर सम्मेलन करने का। तकरीबन 12 बजे यहाँ स्थानीय समय के हिसाब से वो होगा। और उस शिखर सम्मेलन के बाद, भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन के बाद एक समझौते की घोषणा होगी, एक मतलब कई समझौतों की घोषणा होगी। और उन समझौतों की घोषणा के बाद दोनों प्रधानमंत्री जो है भारत और नॉर्वे के एक मीडिया को संबोधन भी करेंगे, अपना वक्तव्य देंगे मीडिया के सामने। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है नॉर्वे के जो राजा है और नॉर्वे की जो महारानी है उनके साथ मुलाकात का, क्योंकि भावना यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जिस तरीके से हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, यहाँ के राजा को उस तरीके का दर्जा होता है, एक बहुत ही सम्मानित उनका महत्व होता है। और उस सम्मान को नॉर्वे की जनता काफी महत्व देती है। कोई भी नेता, राजनेता आता है नॉर्वे के जो राजा से मिलता है तो एक बहुत ही एक अच्छा संदेश माना जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी जो वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी है, इंडिया नॉर्वे बिजनेस एंड रिसर्च समिट, इंडिया नॉर्वे बिजनेस एंड रिसर्च समिट होना है। वो रिसर्च समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे, नॉर्वे के प्रधानमंत्री के भी उसमें शामिल होने की संभावना है। तो यह एक बड़ा अवसर होगा जिसमें कि प्रधानमंत्री नॉर्वे और भारत दोनों के जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ मुलाकात करेंगे। और यह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद भी समझेंगे कि किस तरीके की आशा और किस तरीके की आकांक्षा है नॉर्वे के बिजनेसमैन के अंदर, वो भारत से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या अपेक्षा करते हो, किस तरीके का निवेश भारत में आ सकता है, इस पर भी कहीं ना कहीं जोर रहेगा। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि ये तीसरा भारत नॉर्डिक समिट है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं, और साथ ही आपने बताया कि कई ऐसे समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और आदान प्रदान हो सकते हैं। क्या माना जाए, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जिसको लेकर हमारी नजरें समय बनी हुई है? अखिलेश, बहुत संक्षेप पे आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि निवेश
नॉर्वे और नॉर्डिक देश दोनों कह सकते हैं कि 5 नॉर्डिक देश और नॉर्वे, तो ये जो है निवेश करने के लिए इनके पास काफ़ी फंड है, वो निवेश भारत में करेंगे, सुरक्षित निवेश उनका होगा। इस बात का एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आश्वासन उन्हें रहेगा। और तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, डिजिटलाइजेशन में, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी में, आर्कटिक रिसर्च में, ग्रीन टेक्नोलॉजी में, ब्लू इकोनॉमी में, इन सारे क्षेत्रों में कुछ न कुछ समझौते होने की संभावना है। क्योंकि भारत का जिस तरीके से विश्वास बढ़ा है भारत के प्रति नॉर्वे में और नॉर्डिक देशों में, वो एक विश्वास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी विश्वास की बदौलत भारत और नॉर्डिक देशों का जो व्यापारिक संबंध होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। और तो कई ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिस पर सभी की निगाहें रहेंगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे पहुंचते हैं तो कौन कौन से वो ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर चर्चा होगी और उसके बाद कौन से समझौते जिस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपका दिन व्यस्त रहने वाला है तो अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले अपनी स्वीडन यात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है इस वीडियो में। स्वीडन और यूरोप के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड गोथनबर्ग में आना मेरी यात्रा को विशेष अर्थ देता है। मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में भारत आज एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर चला है और सरकार की पॉलिटिकल विल से यह रिफॉर्म एक्सप्रेस फुल स्पीड पर आगे बढ़ रही है। Exit Bharat. Sweden and the entire European Union will be India's partners on this journey, all the way to 2047 and beyond. Dear Narendra, this dynamic new era in EU-India relations opens historic. तो अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन से नॉर्वे के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्वीडन का सफलतापूर्वक दौरा पूरा कर नॉर्वे के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वीडन दौरा बेहद ही खास और अहम रहा है और इससे जुड़ा वीडियो भी आप अभी देख रहे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा किया था। अब नॉर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तमाम तैयारियां कर दी जा चुकी हैं। नॉर्वे का ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये यात्रा का चौथा चरण है। प्रधानमंत्री इस समय 5 देशों की विदेश यात्रा पर है। 6 दिनों का ये पूरा दौरा है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं, जिसमें अब प्रधानमंत्री स्वीडन से नॉर्वे के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री से भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे और साथ ही बिजनेस फोरम से जुड़ी भी एक अहम बैठक होने वाली है। तो प्रधानमंत्री का नॉर्वे दौरा भी बेहद ही खास होने वाला है और हर एक दौरे से कहीं ना कहीं कूटनीतिक और रणनीतिक सहयोग जो देशों के साथ इस समय भारत का है वो लगातार मजबूत हो रहा है और यही कुछ कामना नॉर्वे में प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई की जा रही है। प्रधानमंत्री ने स्वीडन का जो दौरा है बेहद ही खास रहा है और अब स्वीडन के बाद 43 वर्ष के बाद नॉर्वे की यात्रा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो नॉर्वे की सरजमी पर
भारतीय प्रधानमंत्री उतरेगा और फिर उसके बाद नॉर्वे के साथ जो सहयोग है, जो मित्रता है, जो संबंध है, उसको मजबूत करने की वो तमाम कोशिशें की जाएंगी। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होने वाला है, जिस पर सभी की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं। और नॉर्वे की जब हम बात कर रहे थे तो बेहद ही खास ये देश है। यूरोप का एक छोटा सा देश ज़रूर है, लेकिन खजाना इसके पास बहुत है और नेचुरल रिसोर्स है, पेट्रोलियम इसके पास बहुत है। तो ऐसे में ग्रीन टेक्नोलॉजी हो या फिर टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से नॉर्वेजियन कंपनीज लगातार नए नए आविष्कार कर रही हैं और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, ऐसे में भारत अपने लिए भी अपार संभावनाएं वहां खोजेगा। और नॉर्वे का जो यूरोप का एक छोटा सा देश है, जिसके पास आपको जैसे मैंने बताया कि खुशहाली का भी राज है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचेंगे, जहां वह तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। और आपको बता दें कि 43 वर्ष के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो नॉर्वे पहुंचेगा। और पश्चिम एशिया संकट के दौरान जिस तरीके से तेल और गैस की किल्लत से इस समय दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नॉर्वे दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है, बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से कई बड़े संदेश और कई बड़े समझौते भी निकलते हुए नजर आएंगे। खासकर अगर बात की जाए ब्लू इकोनॉमी की, क्योंकि नॉर्वे में बात करें तो समुद्र की एक बड़ी परंपरा है और यही कुछ परंपरा भारत में भी है। तो कैसे जहाजरानी को यहाँ मजबूती मिलेगी, ये भारत का एक बड़ा फोकस रहने वाला है। और आपको बता दें कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नॉर्डिक देश वो होते हैं जो उत्तरी यूरोप और आर्कटिक क्षेत्र में जो स्थित देश होते हैं, उसके क्षेत्रों का एक विशेष समूह होता है। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद और भी खबरें हैं, आपको उससे रूबरू कराएंगे। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना EMI भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया का आधिकारिक दौरा कर रहे हैं। विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर बताया कि उनका उद्देश्य दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। इस दौरे का मुख्य फोकस है सामरिक सैन्य सहयोग, रक्षा उद्योग में साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ाना, साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को सुनिश्चित करना है। वियतनाम दौरे के दौरान रक्षा मंत्री वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से मुलाकात करेंगे और 19 मई को पूर्व राष्ट्रपति ची मिन को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दक्षिण कोरिया दौरे के अंत में 21 मई को भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन भी किया जाएगा। रक्षा मंत्री का कहना है कि यह दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और कोरिया की इंडो पैसिफिक रणनीति के बीच सामंजस्य को और मजबूत करेगा और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग का नया अध्याय खोलेगा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं। आज से 23 मई तक चलने वाली इस बैठक में भारत वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने से जुड़े मुद्दों पर अपनी भागीदारी दर्ज करा रहा है। वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी थीम पर आधारित इस सभा में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भविष्य के लिए तैयार, मजबूत और सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण पर चर्चा की जाएगी। केरल में आज से नई सरकार अस्तित्व में आ गई है। 10 साल बाद केरल में सत्ता परिवर्तन हुआ है। 4 मई को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में जनता ने लेफ्ट फ्रंट वाली पिनराई विजयन की सरकार को सत्ता से हटा दिया और कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार को सरकार चलाने का मौका दिया। इसके तहत तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें कांग्रेस नेता वीडी सतीसन ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।
उनके साथ 20 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसमें रमेश चेन्नीथला का नाम सबसे अहम है। आज हुए शपथ ग्रहण में कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML को 5 पद आवंटित किए गए हैं। केरलम कांग्रेस, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, केरल कांग्रेस जेकब और कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी CMP को एक एक मंत्री पद मिला है। नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल हुए। कर्नाटक और तेलंगाना के बाद केरलम अब दक्षिण में कांग्रेस शासित तीसरा राज्य बन गया है। बस्तर के नेतानार में आज गृह मंत्री अमित शाह के कई कार्यक्रम हैं। यहां से देश के लिए एक नए मॉडल की शुरुआत की जाएगी। यहां पुलिस कैंप को जन सुविधा केंद्र में बदला गया है, जहां स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी आयोजित होगी, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में राज्यों के बीच समन्वय, सुरक्षा, सीमावर्ती मुद्दों और विकास परियोजनाओं और योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार इसे नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास आधारित मॉडल की बड़ी शुरुआत के तौर पर देख रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद नितिन नवीन पहली बार ओडिशा के दौरे पर हैं। यहां संगठन की मजबूती उनकी पहली प्राथमिकता है। 2 दिन के इस दौरे में नितिन नवीन ने आज कोर कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और उप मुख्यमंत्री समेत प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल और अन्य नेता भुवनेश्वर स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित राज्य कोर समिति की बैठक में शामिल हुए। ओडिशा बीजेपी नितिन नवीन के इस दौरे को आगामी चुनावों से पहले अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का बड़ा अवसर मान रही है। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने पिछली टीएमसी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में राज्य में घुसपैठियों को पनाह दी गई, जिसमें बंगाल की मूल संस्कृति नष्ट हुई। साथ ही उन्होंने हावड़ा समेत प्रदेश के रेलवे स्टेशनों की दुर्दशा का जिक्र करते हुए कहा कि स्टेशनों को गंदे बाजार में तब्दील कर दिया गया था और यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने विभिन्न श्रेणियों की सरकारी भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब ग्रुप ए पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 41 वर्ष, ग्रुप बी पदों के लिए 44, साथ ही ग्रुप सी और डी पदों के लिए 45 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा सरकारी संगठनों, वैधानिक निकायों और स्थानीय प्राधिकरणों में होने वाली भर्तियों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 45 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि जिन पदों पर पहले से ही 41 वर्ष से अधिक आयु सीमा लागू थी, वहां पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। सरकार की यह नई अधिसूचना 11 मई से लागू मानी जाएगी, जो राज्य में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। दिल्ली पुलिस ने सरकारी वाहनों के गैर जरूरी उपयोग को रोकने और ईंधन की खपत कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दुनिया भर में ऊर्जा संकट की स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत और ईंधन की खपत में कमी लाने की अपील के बाद दिल्ली पुलिस ने यह निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार दिल्ली पुलिस की सभी इकाइयों और कार्यालयों को गैर जरूरी आवाजाही रोकने के लिए कहा गया है। साथ ही ईंधन के किफायती उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहल करने का भी निर्देश दिया गया है। सभी पर्यवेक्षक अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है, ताकि ईंधन की बचत की जा सके और अनावश्यक खर्च में कमी लाई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल और डीजल की बचत की अपील के बीच देश की राजधानी में निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए दिल्ली मेट्रो ने विशेष तैयारी की है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC ने आज से हर सोमवार को 6 अतिरिक्त ट्रेनों के माध्यम से 24 अतिरिक्त फेरे शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा बाकी दिनों में भी आवश्यकता पड़ने पर इसी तरह की व्यवस्था की जाएगी।
डीएमआरसी का कहना है कि इस विस्तार का उद्देश्य बढ़ते यात्री आवागमन के दौरान सेवा में किसी भी प्रकार की रुकावट से बचना और यात्रियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यात्रियों की संख्या में किसी भी बढ़ोतरी पर बारीकी से नजर रखी जाएगी ताकि मांग के अनुरूप आवश्यक कदम समय पर उठाए जा सके। दिल्ली में होने वाली इंडिया अफ्रीका फोरम समिट से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में ब्लैक रोज एक्सरसाइज आयोजित की। इस ड्रिल के जरिए दिल्ली पुलिस ने अपनी सुरक्षा तैयारियों और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को परखा। एक्सरसाइज के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी को इंटरसेप्ट करने का अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद नई दिल्ली इलाके में विभिन्न पिकेट्स पर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत अलर्ट मोड में आ गए। कुछ ही देर में संदिग्ध वाहन को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया गया। नई दिल्ली जिले के डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि दिल्ली में होने वाली 2 महत्वपूर्ण समिट से पहले ये अभ्यास किया गया ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। बेसिकली ये हम लोग अभी ड्रिल्स कर रहे हैं। एक तो नॉर्मली भी हम लोग जो अलर्टनेस है वो चेक करने के लिए है, प्लस अभी जो समिट्स का है, जो 2 समिट्स होने वाली हैं तो इनके प्रिपरेटरी फेज़ में हैं हम लोग। तो ये ऑपरेशन बैकटूज का एक हमने एक्सरसाइज किया जिसमें हमने फ्लैश किया था कि एक सस्पिशियस व्हीकल है जो न्यू दिल्ली एरिया में घूम रहा है। तो सभी ने, जितने भी थाने थे, सभी ने अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस के ऊपर पिकेट्स लगाई। पिकेट्स पे फिर उन्होंने वो लोग चेकिंग कर रहे थे और एंटी टेरर व्यू के हिसाब से वो लोग रेडी थे और फिर हर गाड़ी को वो चेक करना और उसको जो सस्पिशियस थी उसको इंटरसेप्ट करना और इंटरसेप्ट करके आगे की जो कार्रवाई वो अमल में लाना। सो दिस वाज द होल आइडिया। तो ये ऐसे प्लान किया गया था कि हर थाने के अंदर एटलीस्ट एक पिकेट से वो गाड़ी ज़रूर गुजरेगी और जहाँ जहाँ पे वो इंटरसेप्ट हो गई तो दैट इज़ वेल डन। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको बताएंगे कान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी तमाम वो अपडेट जो आपको जाननी जरूरी है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देखते हैं कान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी खबरें। उन्यासीवें कान फिल्म महोत्सव 2026 में भारतीय क्लासिक फिल्म अम्मा आर्यन के 4K रेस्टोरेशन और स्पेशल स्क्रीनिंग को खूब सराहा गया। इस फिल्म की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हेरिटेज फाउंडेशन भारत के संस्थापक निदेशक शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मुनमुन भट्टाचार्य ने। हमारे साथ कैन में हैं शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर जी, जो फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं और हर साल कैन लाते हैं एक रिस्टोर्ड भारतीय क्लासिक। चलिए उनसे बात करते हैं। कैसा रिसेप्शन रहा? रेड कार्पेट पर आप हो आए और अम्मा आर्यन भी दिखाई गई सबको, कैसा रिसेप्शन रहा? मुझे बहुत खुशी है कि एक ऐसी फिल्म जो ओडेसा कलेक्टिव के द्वारा जॉन इब्राहिम ने बनाई, एक कल्ट क्लासिक है। बिल्कुल बहुत इच्छा थी कि ये फिल्म को वर्ल्ड में डिस्कवर किया जाए, क्योंकि इसकी कहानी ये है कि ये एक बार भी थिएटर में नहीं दिखाई गई। ये छठा फिल्म है इन 5 सालों में कि कांस क्लासिक ने हमें इनवाइट किया और कल का जो रेड कार्पेट हुआ, जिस तरह से हमें 5 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन जॉय मैथ्यू और बीना पॉल को मिला, तो मुझे बहुत खुशी है कि हम ऐसी फिल्मों को एक नए ऑडियंस को दिखा रहे हैं जो
इंडिया का ट्रू कल्चर होता है। शिवेंद्र जी, ये बताइए कि कैसे हो पा रहा है कि हर साल आप एक क्लासिक लेके आ पा रहे हैं रेस्टोरेशन के बाद, और यहाँ पर जिस तरीके का इंटरेस्ट दिख रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या फेस्टिवल सर्किट ज्यादा से ज्यादा भारतीय क्लासिक्स को दिखाना चाह रहा है? मैं आई थिंक वो एक डिस्कवरी के रूप में, अगर आप देखेंगे ये फिल्में पहले दिखाई नहीं जाती थी या लोगों को एहसास नहीं था कि ऐसी फिल्में बनी हैं, तो जब हम ऐसी फिल्मों को लोगों के बीच में ला रहे हैं, चाहे वो फेस्टिवल कांस हो या वेनिस हो या बर्लिन हो, तो एक तरह से उनमें भी उस तरह का वो है कि लेट्स डिस्कवर, लेट्स शो इट टू अ मोर। जिस तरह से उस पर काम हुआ है और लोगों को दिखाने की इच्छा रही है, मेरे ख्याल से कांस ने भी उसको सराहा है और कहा कि सेलेक्ट किया। और भी बेहतरीन फिल्में जो हम रिस्टोर कर रहे हैं, पाकीज़ा है जो एक हमारे लिए तो क्लासिक ही है। पाकीज़ा भी हम चाहते हैं कि वो बड़े से बड़े फेस्टिवल में जाए। भूमिका है श्याम बेनेगल जी की, मंडी है, इंग्लिश ऑगस्ट है देव बेनेगल का, मधुमती है, बंदनी है, देवदास है दिलीप कुमार साहब का। तो ऐसी कई फिल्में हैं जो हम रिस्टोर कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो लोगों के बीच में आए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। और ये थी बातचीत शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर से अम्मा आर्यान की स्क्रीनिंग के बाद, जो कैन क्लासिक में यहाँ स्क्रीन हुई। 1.5 साल का वक्त लगा, लेकिन उसके बाद जो मास्टरपीस निकल के आया वो दुनिया को कैन फिल्म फेस्टिवल में, कैन क्लासिक में दिखाया गया। कैमरामैन संजय जैना के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, कैन से, दूरदर्शन न्यूज के लिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। असम में सदियों पुरानी एक ऐसी कला आज भी जीवित है जो मिट्टी, बांस और कपड़े से सिर्फ मुखौटे ही नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और पहचान को आकार देती है। समागुड़ी सत्र में बनने वाले ये पारंपरिक मुखौटे आज रासलीला और भावना जैसे धार्मिक नाटकों के जरिए असम की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। असम की ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा माजुली सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। इन्हीं विरासतों में शामिल है समागुड़ी सत्र, जो केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि एक जीवंत कला विद्यालय भी है। यहीं सदियों से पारंपरिक मुखौटा कला को संरक्षित किया जा रहा है और नई पीढ़ियों तक पहुंचाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं आसाम के माजुली के समागुड़ी सत्र में, जहां सदियों पुरानी एक ऐसी कला आज भी जिंदा है जो मिट्टी, बांस और कपड़े से सिर्फ मुखौटे ही नहीं हमारी परंपरा और आस्था को भी आकार देती है। असम के महान संत शंकर देव द्वारा शुरू की गई सांस्कृतिक और नाट्य परंपरा को आज भी यहाँ के कलाकार पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में पद्मश्री से सम्मानित हेमचंद्र गोस्वामी और उनके परिवार का विशेष योगदान रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को जीवित रखे हुए हैं। असम का गुरु श्रीमंत शंकरदेव गुरु जी, तो गुरु जी ने पहले कृष्ण कथा एक ड्रामा बनाया। वो जाता ने गुरु जी डांस, म्यूजिक सभी दिया। तो 2 कैरेक्टर गुरु जी अपने मार्क्स बनाया, 2 लोग को पहन करके पहले स्टार्ट हुआ सिन्हा यात्रा ड्रामा। माजुली के समागुड़ी सत्र में बनने वाले ये मुखौटे पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से तैयार किए जाते हैं। बांस से तैयार होता है ढांचा, मिट्टी से मिलता है आकार, कपड़े से आती है मजबूती और फिर रंगों से इन मुखौटों में मानो जान डाल दी जाती है। हर मुखौटा कलाकारों की महीनों की मेहनत, धैर्य और कल्पना का परिणाम होता है, जो धार्मिक कथाओं और पौराणिक पात्रों को मंच पर जीवंत बना देता है। हम अभी बहुत सारा मार्क्स बनाते हैं, स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते हैं, वो सीखते हैं हमारे साथ। एक साथ हम जो मार्क्स बनाते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अभी आते हैं। अब इन मुखौटों की पहचान सिर्फ असम तक सीमित नहीं रही, देश विदेश के पर्यटक इन्हें देखने आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में इनकी सराहना होती है। माजुली का पहचान है ये मार्क्स, जो मार्क्स पहले जो महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने
बनाया है उसको यूज़ किया था भावना में। उसके बाद ये सामग्री सत्ता उसकी परंपरा को रखा है, इसलिए हम गर्व करते हैं कि जो ट्रेडिशनल मार्क्स ने माजुली को पहचान दिया है देशी विदेशों में। आज समागुड़ी सत्र में बनते ये मुखौटे सिर्फ रंग और आकार नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत चेहरा है। स्थानीय कलाकारों की मेहनत, समर्पण और पीढ़ियों से चली आ रही साधना ने इस परंपरा को असम से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। माजुली के समागुड़ी सत्र में बनते ये मुखौटे सिर्फ रंग और आकार नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और पहचान की जीवंत कहानी है। बांस, मिट्टी और कपड़े से तैयार ये कला आज भी रासलीला और भावना के मंच पर सदियों पुरानी विरासत को जिंदा रखे हुए। असम के माजुली से कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ मैं अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।